मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। अक्टूबर माह में मैं देवी पाटन मंडल और गोरखपुर मंडल के प्रवास पर था। मेरे प्रवास का उद्देश्य था जिलावार बैठकें करके जन सूचना अधिकारियों को आरटीआई के बारे में विस्तार से बताना था। सबसे पहले मैं देवी पाटन मंडल के गोंडा जिले में गया था, जहां पर मैंने एक लंबी बैठक की। उसमें वहां के जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीली अधिकारी और विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। उसके 2 पार्ट मैं जारी कर रहा हूं। पहला पार्ट उद्घाटन सत्र का और दूसरा पार्ट प्रश्नोत्तर सत्र का। पहला पार्ट आज दिया जा रहा है उद्घाटन सत्र का, जिसका उद्घाटन वहां के डीएम नेहा शर्मा जी ने किया था। यह एपिसोड आप देखिए, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और ये हम लोगों का भी एक सौभाग्य था कि सैटरडे को जब हम लोग एग्जाम कर रहे थे सर से, तो सूचना की दुनिया नाम से जो एक यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल पर सर हम लोगों के साथ में इंटरेक्शन को भी अपलोड करते हैं, साथ ही साथ में कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्लिम्सेस देते हैं जिसको जो हम सबके लिए व्यवहारिक ज्ञान का संवर्धन होगा, एक्ट के संदर्भ में जो बारीकियां हैं उसका संवर्धन होगा, और एक व्यापक लोकहित में ये जो कार्य है इससे बहुत ही जो एक्ट है उसको प्रासंगिकता भी मिलती है। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर बैठे हुए एक अधिकारीगण को वो जो वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल जो है, उस पर एक बार विजिट जरूर करिए, इसको देखिए, इसका अनुसरण करिए और सब्सक्राइब करते रहिए अपने साथ में, क्योंकि आप सबका व्यापक कार्य क्षेत्र है, आपका एक सार्वजनिक प्रभाव भी है। हर एक अधिकारी अपने अपने संवर्ग में बहुत सारे लोगों के जीवन को किसी न किसी तरीके से टच करता है, तो उनके बीच में भी इस पूरे बात का प्रचार प्रसार अवश्य हो, और जितना ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होगी इस एक्ट, इस व्यापक इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही अच्छी तरजीह मिलेगी और लोगों के बीच में भी इसका एक अच्छा यूसेज जो है। और क्योंकि इसको हम लोग इस आरटीआई एक्ट को 2 तरीके से देखते हैं, हम एज ऑन द अदर साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ हम लोगों को सूचना देना है, लेकिन कई बार हम खुद भी इस बात पर एज जब हम लोग स्टैब्लिशमेंट में होते हैं या हमारी जो अपनी सर्विस की जो इश्यूज होते हैं, तो हम कई बार खुद भी सूचना प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं। हम इस एक्ट का यूज अपने कार्यों के लिए भी करते हैं, तो दोनों ही पक्षों से आप लोग संवर्धित होंगे, और निश्चित तौर पे ये जो यूट्यूब चैनल है, इससे लोगों के बीच में भी एक बहुत अच्छा प्रचार प्रसार का माध्यम भी बन सकता है और आरटीआई एक्ट को और ज्यादा मजबूती देने में कारगर साबित हो सकता है। धन्यवाद मैडम। जितना अधिक प्रश्न पूछेंगे आप लोग, उतना अच्छा रहेगा। मैं 1-2 बार और आया हूँ, थोड़ा मैंने ब्रीफ में बताया भी है। बहुत सारे लोगों को आरटीआई के बारे में प्रारंभिक जानकारी होगी, तो लेकिन मैं सवालों से शुरू नहीं इसलिए करूँगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 10-1 मिनट में ब्रीफ कर दूँ कि आरटीआई है क्या। उसके बाद मुझे लगता है कि इतने में आप अपने सवाल भी तैयार कर सकते हैं, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा सवालों के माध्यम से कैसे अच्छा जवाब और स्पष्टता से मिलता है। पिछले दिन हमने एक बैठक की थी अपने सूचना आयोग में ही, उन जन सूचना अधिकारियों की जिनके मुख्यालय लखनऊ में हैं। मुख्यालय लगभग हर विभाग के हैं, तो हम लोगों के यहाँ कार्य आवंटन में मंडल 18 हैं, तो उस हिसाब से 2-2 मंडल एक सूचना आयुक्त के पास रहता है कार्य विभाजन की दृष्टि से। जो बड़ा मंडल है वो एक ही रहता है, जैसे लखनऊ मंडल है, गौतम बुद्ध मेरठ मंडल है, तो ये बड़ा मंडल है, तो जिसके पास रहता है उसके पास दूसरा मंडल नहीं रहता। इसके अलावा विभागवार भी आवंटन होता है। जैसे मंत्रियों के बहुत सारे विभाग होते हैं, कुछ किसी मंत्री को कुछ, किसी के मंत्री कुछ, तो यहाँ 8 ही लोग हैं इस समय, तो सबके बीच में विभागों का बंटवारा हुआ है। जो हमारे पास विभाग है मुख्य रूप से, मंडल के
हिसाब से तो देवीपाटन मंडल है, गोरखपुर मंडल है, यानी कुल 8 जिले। लेकिन विभाग की दृष्टि से जैसे ग्राम विकास विभाग है, खाद्य विभाग है, वाह्य सहायतित है, प्रतिभूम है, युवा कल्याण है, ग्राम विकास है, बहुत सारे विभाग हैं। तो मैंने विभाग के जनसूचना अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उसमें इसी तरह से केवल 5-7 मिनट मैंने ब्रीफिंग की थी और मैंने उनको बता दिया कि आपकी ओर से अगर प्रश्न आएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा स्पष्टता होगी। तो वो कल और परसों, मंगलवार और बुधवार को, वो बहुत अच्छे से प्रश्न हुए और बहुत अच्छे जवाब आए। व्यक्तिगत सूचना के बारे में, गोपनीय सूचना के बारे में, शुल्क के बारे में, धारा 6 के बारे में बहुत स्पष्टता से। तो 2 एपिसोड कल और परसों का रहेगा। अगर आप लोग देखें तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्पष्टता हो जाएगी उससे। बाकी आज जो हम लोग बोलेंगे वो तो अच्छा है, वो तो हम लोग अपने विचार साझा करेंगे। तो मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। देखिए, आप लोग नोट भी कर सकते हैं और सुनकर अब उसको कंठस्थ भी कर सकते हैं। देखिए, 4, 5, 6 धाराएं हैं जिसमें पूरी आरटीआई समाहित है, जो रोज व्यवहार में आती है। धारा 6 बहुत संक्षेप में 5-6 है बस। धारा 6, धारा 6(3), धारा 19(1), धारा 19(3), धारा 18, धारा 20 और धारा 20(1) और 20(2), बस इतनी धाराएं अगर आप अपने मन में कंठस्थ कर लें थोड़ा सा गंभीरता से, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, मैं थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दूं, आप अपने मन से आयोग का भय निकालिए, ये मैं बार बार कहता हूं। और जब आप वहां जाते हैं तो बिल्कुल डरे सहमे रहते हैं। और जो आरटीआई लगाता है वेट नेचुरल है, आपके खिलाफ उसके मन में आक्रोश रहता है। वो आप है कि उसने सूचना मांगी और आपने नहीं दिया, या उसने कोई काम कहा होगा आपने नहीं किया। वो खूब बोलता है और आप नहीं बोलते हैं। जब आप नहीं बोलते हैं तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप अपनी बात कहेंगे नहीं, हम किस बात पर जो है अपना फैसला देंगे। इसलिए आयोग का डर अपने मन से निकालिए। मैं बार बार इस बात को मीटिंग्स में कहता हूं, और जिस सूचना की दुनिया का जिक्र अभी मैडम ने किया, उसमें मैंने कई बार इस बात को कहा है कि आयोग का डर निकालिए और अपनी पूरी बात कहिए। यही तो रहता है कि हमको दंड मिल जाएगा, नहीं बोलेंगे तो और दंड मिल सकता है। क्योंकि जब हमारी जानकारी में स्पष्टता से आपकी बात नहीं आ पाएगी, तो जो उपलब्ध जानकारी रहेगी उसी आधार पर वहां फैसले होंगे। तो पहले तो आयोग का डर आपने से निकालिए, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं आपके ही बीच से गए हैं, आपके बीच से ही गए हैं। उनके पास अनुभव ज्यादा है, अपने क्षेत्र के अच्छे जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, लेकिन हैं इसी समाज के, इस समाज से इतर अन्य समाज के नहीं हैं कि आप पहुंचे और पहले से तय किया हुआ कि मुझे दंड देना ही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी पूरी बात तो कहिए। ये इसके बाद अब मैं अपनी बात कहता हूं। मुझे लगता है कि आपके मन में भी जो झिझक होगी थोड़ा बहुत, वो दूर हो गई होगी। इसलिए ये बात मैंने इसलिए भी कही ताकि आप बेहिचक सवाल पूछें। धारा 6 आवेदन की धारा है। आवेदन माने जिसके माध्यम से वो सवाल पूछता है, और इसी में ये समाहित है। धारा 6 की सूचना आपको 30 दिन के भीतर देनी है। यह स्पष्ट हो गया। और सूचना अगर आपके पास नहीं है तो आप धारा 6(3) के अंतर्गत 5 दिन में उसे किसी अन्य विभाग जहां सूचना आधारित वहां ट्रांसफर कर दें। इतना ही है। धारा 6 माने आवेदन, 30 दिन में सूचना देना है। सूचना नहीं है तो जिस विभाग में सूचना है उस विभाग को आप अंतरण कर दें। और अंतरण केवल यह कि अगर आपके पास सूचना है तो आप अपने हिस्से की सूचना दीजिए, दूसरे विभाग से संबंधित सूचना को अंतरित करके सामने वाले जिसके पास वो अंतरण पत्र जाए उसको ये कहिए कि जिस दिन हमारा पत्र मिले उसके 30 दिन के भीतर आपके पास जो धारित सूचना है आप दीजिए,
अन्यथा आप जिम्मेदार होंगे। अंतरण के बाद उस विभाग के संदर्भ में जो भी आरटीआई या सूचना है उसे से आपकी जिम्मेदारी खत्म। इतना सरल तरीके से कोई नहीं बताएगा। आरटीआई एक्ट की किताब में भी इतने सरल तरीके से नहीं लिखा गया है जिसको आप समझ सके। अब जन सूचना अधिकारी ने सूचना अगर नहीं दी या अंतरण नहीं किया, सूचना अधूरी दी, सूचना छिपा ली, अगर आरटीआई लगाने वाले को यह महसूस होता है, वो 19(1) के तहत प्रथम अपीली अधिकारी के पास जाता है। प्रथम अपीली अधिकारी के पास केवल इसलिए जाता है क्योंकि जन सूचना अधिकारी से असंतुष्ट होता है। उसको लगता है कि प्रथम अपीली अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी है, विभाग का प्रमुख हो सकता है, वो हमको सूचना या तो देगा या तो दिलवाएगा। प्रथम अपीली अधिकारी उसका गुण दोष के आधार पर निस्तारण भी कर सकता है या जन सूचना अधिकारी को निर्देशित कर सकता है कि आप इसको सूचना दीजिए, या वो अगर उसके पास सूचना नहीं है, कहीं और है, वो अंतरित कर सकता है। जन सूचना अधिकारी के लिए भी ये जरूरी है 6(3) के तहत 5 दिन में अंतरण करें। प्रथम अपीली अधिकारी के लिए भी यही है कि 6(3) के तहत वो 5 दिन में अंतरण करें। इतना स्पष्ट हो गया। अब मैं सीधे 19(3) पर आता हूं। जो 19(3) की धारा है वहां से आयोग की भूमिका शुरू हो जाती है। आपसे असंतुष्ट हुआ, प्रथम अपीली अधिकारी से असंतुष्ट हुआ, 30 दिन आपने सूचना दी नहीं दी और 45 दिन उसने उसका निस्तारण नहीं किया। 75 दिन बाद वह आयोग में आता 19(3) के तहत, वहां से आयोग की भूमिका शुरू हो जाती है। आयोग से कोई सीधे सूचना नहीं मांग सकता, उसको पहले जन सूचना अधिकारी के पास जाना होगा, फिर प्रथम अपीली अधिकारी के पास जाना होगा, यानी 75 दिन, यानी 90 दिन के भीतर वह सूचना आयोग में 19(3) के तहत जाता है। जहां आयोग की भूमिका शुरू होती है 19(3) पे, फिर हम सुनते हैं उसको, गुण दोष के आधार पर उसको निस्तारण करते हैं। और पहला सवाल होता है, क्या आपने 30 दिन में सूचना दी? अगर दी तो फिर आगे सुनेंगे, अगर नहीं दी तो पहले सूचना दीजिए। प्रथम अपीली अधिकारी ने सुना या नहीं सुना, यह भी सवाल है 19(3) के तहत। फिर वहीं पर जो है अगला प्रावधान 20(1), 20 और 2 है। लेकिन उससे पहले मैं धारा 18 का जिक्र कर दूं। धारा 18 शिकायत की धारा है। इसमें अपीलार्थी को सूचना नहीं चाहिए, उसको दंड चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि जो सूचना 30 दिन में मुझे मिलनी चाहिए थी वो सूचना नहीं मिली और इनको दंड दीजिए, अब हमको सूचना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, सूचना अधिकार कानून सूचना का कानून है, ये दंड का कानून नहीं है। दंड तो तब जब आप सूचना न दें और बेहद लापरवाही करें, आयोग के निर्देश के बावजूद भी सूचना न दें, तो दंड का प्रावधान। वो जो दंड का प्रावधान है 25,000 जुर्माने का, वो प्रावधान 20(1) के तहत होता है। और इसके बाद भी अगर सूचना आपने नहीं दिया तो दंड के बाद एक नोटिस आपको आती होगी कि आपने सूचना नहीं दी, आपके ऊपर दंड लग गया है, क्यों न आपके खिलाफ 20(2) के तहत प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्यवाही क्यों न की जाए। दोनों हो सकता है। तब भी अगर आपने सूचना नहीं दी तो या तो 25,000 जुर्माने के साथ वो फाइल निस्तारित होगी, ये भी हो सकता है कि 20(2) की कार्यवाही हो, और ये भी हो सकता है कि 20(1), 20(2) दोनों की कार्यवाही हो। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।